आज के इस लेक्चर में हमने सेंटेंस कंप्लीशन को देखना है। ये वर्बल रीजनिंग का ही पार्ट है। इसमें सबसे बड़ा मेजर पार्ट वर्बल रीजनिंग का यही है। इसमें से आपके तकरीबन 15 एमसीक्यूज इसमें से आएंगे आउट ऑफ 35। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको आपने अच्छे से करना है। इस पे हम 2 से 3 लेक्चर्स लगाएंगे क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं, तो हम हर पार्ट को अलग अलग से प्रैक्टिस करेंगे और साथ इसको डिस्कस भी करेंगे। अब जो सेंटेंस कंप्लीशन होती है, इसमें होता ये है कि एक क्वेश्चन बनाया गया होता है, उसमें एक सेंटेंस होता है और सेंटेंस में 1 या 2 जगह जो है ना वो ब्लैंक होती हैं। वहां से वर्ड को जो है ना ओमिट किया जाता है, खत्म किया जाता है, हटाया जाता है, वहां पे ब्लैंक बनाया जाता है। अब वो आपने उसको जो है ना अप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना होता है। आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD। तो आपने उनमें से करेक्ट ऑप्शन और जो ज्यादा सूटेबल ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन आपने चूज करना है और उसको आपने खाली जगह को फिल अप करना होता है। अब वो कहता है कि इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस 1 or 2 blanks are given in a sentence. Each blank indicates that something has been omitted. 4 or आवाज आ रही है मेरी? जी यस बच्चों। सर। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि इन क्वेश्चंस में जो है वो 1 या 2 ब्लैंक्स होती हैं सेंटेंस में। उसके नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से आपने राइट ऑप्शन चूज करना होता है। किन बेसिक्स पे करना है आपने? वो है नंबर 1 आपका करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ना वो अगर या तो उसमें मिस्टेक हो सकती है या फिर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। आपसे वोकेबलरी के नीचे जो है ना करेक्ट वोकेबलरी आपने चूज करनी होगी कि कौन सा वर्ड वोकेबलरी के लिहाज से यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, या फिर ग्रामेटिकली कौन सा वर्ड करेक्ट हो सकता है। फर्ज करें जो है ना मैं आपसे कोई सेंटेंस बनाता हूँ ऐसा जिसमें मैं पास्ट टेंस यूज करना चाह रहा हूँ, और लेकिन वहां पे मैं जो है ना इज एम आर या इस तरह के ऑप्शंस दे देता हूँ, तो आपने फिर वो पास्ट सेंटेंस वो उस टेंस के अकॉर्डिंग जो है ना आपने उस सेंटेंस में जो मिसिंग वर्ड है उसको चूज कर लेना है। The question about sentence completion can be related to any of the other areas of study, science, geography, general knowledge, history, literature. अब वो sentence जो है जो वो बात कर रहा होगा वो कोई भी बात हो सकती है किसी भी टॉपिक पे। वो साइंस की बात हो सकती है, वो जियोग्राफी की बात हो सकती है, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, लिटरेचर या सोशल वर्क, जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके उनमें से कोई भी एक सेंटेंस वो बना लेगा। लेकिन उससे आपको वो साइंस या जियोग्राफी या जनरल नॉलेज का वो क्वेश्चन नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसमें से आपको या तो ग्रामर आपकी चेक कर रहा होगा या वोकैबुलरी चेक कर रहा होगा, तो या फिर जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना आप जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं, वो ये तीनों चीजें आपसे टेस्ट करेगा। ठीक है, समझ आ रही है कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे ये? जी सर। अच्छा, इन दिस टेस्ट वर्ड्स एंड देयर करेक्ट यूज इज जज्ड। ठीक है, आपने वर्ड और उनका करेक्ट यूज जज करना है। नीचे मैंने 10 एग्जांपल्स दी हैं, उनको हम 1 बाय 1 करते हैं। दिस टेस्ट गिव्स अ गुड आइडिया ऑफ द मेमोरी एंड द पावर टू अप्लाई इट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। यहाँ पे आपका जो है ना एक तो ये मेमोरी टेस्ट हो जाती है कि आप वोकेबलरी कितनी याद रखते हैं। दूसरा ये है कि ग्रामर आपको कितनी याद है। तीसरा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना याद है। और आप अप्रोप्रिएट टाइम पे वो चूज कर भी सकते हैं। ये नहीं, बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदे के पास वोकैबुलरी बहुत होती है लेकिन एट अ टाइम उसको जो है ना वो वर्ड्स नहीं आ रहे होते, तो उन्होंने ये टेस्ट करना होता है कि हाउ पावरफुल योर माइंड इज। ठीक है, अब आपके माइंड का टेस्ट है ये, और साथ वोकैबुलरी का भी है। इट मीन्स कि इंग्लिश का टेस्ट भी है, आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है। नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। अंडर ग्रेजुएट लेवल के ही होते हैं। आपने एफएससी कंप्लीट किया, एफए कंप्लीट किया, तो उसी के जो है ना वो हिसाब से ही बनाएगा वो।
इन सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस यू आर गिवन अ सेंटेंस कंटेनिंग वन और मोर ब्लैंक्स, ये हम बात पहले कर चुके हैं। अ नंबर ऑफ वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड्स आर सजेस्टेड टू फिल द ब्लैंक स्पेसेस, या तो एक वर्ड पूछेगा कि एक खाली जगह होगी तो आपने एक वर्ड लगा देना है, अगर दो खाली जगह है तो आपने दो वर्ड्स चूज करने हैं, और तरतीब भी उनकी सिमिलर रखनी है। ये नहीं होना कि आपने जो है ना वर्ड्स तो नीचे सही करेक्ट यूज चूज कर लिए, लेकिन पहली जगह पे जो है ना दूसरी जगह वाला लगा दिया और दूसरी जगह पे पहली जगह वाला वर्ड फिल कर दिया, तो वो भी मिस्टेक हो जाएगी। आपने तरतीब का भी फिर ख्याल रखना है। यू मस्ट सेलेक्ट द वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल बेस्ट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस एज अ होल। मैंने फिर आपको कहा है कि आपको एक से ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, एक से ज्यादा राइट ऑप्शंस आपको लग रहे होंगे, लेकिन आपने बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। बेस्ट ऑप्शन हमेशा टेस्ट होता ही यही है। यहाँ पे क्वेश्चंस में आंसर जो है ना एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने आंसर कौन सा चूज करना होता है, बेस्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन को ही आपने टिक करना होता है। ये टेस्ट होता है आपका। In a typical sentence completion question, if any of the answer choice is inserted into the blank spaces, the resulting sentence will be technically correct. अब आपने ये बात गौर से देख लेनी है कि अगर मैं इस वर्ड को इस ब्लैंक स्पेस में पुट करूं तो जो टेक्निकली और ग्रामेटिकली और वोकेबलरी के हिसाब से वो सेंटेंस जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ये ना हो ये ना हो आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा, ये ना हो कि आप जो है ना वो ऐसा वर्ड फिल कर दें जो एक दफा वोकेबलरी के हिसाब से तो ठीक हो लेकिन ग्रामेटिकली ठीक ना हो, या वो समटाइम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने वो जिस तरह से करना होता है सूटेबल वर्ड चूज करना होता है तो वो आप चूज ना कर सकते हो। तो हम इसके रेलेवेंट ग्रामर भी करेंगे, लेकिन आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो हम इसमें सिर्फ ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं। बट इट मे नॉट मेक अ सेंस, ठीक है। Usually more than one choice makes sense, ठीक है, but only one completely carries out the full meaning of the sentence। मैंने आपको पहले कहा है कि एक से ज्यादा चॉइसेस जो है ना वो सेंस बना सकती हैं, लेकिन जो परफेक्ट यूज होता है ना वोकैबुलरी का या ग्रामर का, तो वो आपने वही चूज करना है जो फुल मीनिंग ऑफ सेंटेंस दे। अदरवाइज जो है वो मिस्टेक हो जाएगी, आंसर जो है ना आपका गलत हो जाएगा। देयर इज वन बेस्ट आंसर, हमेशा एक बेस्ट आंसर होगा, आपने सिर्फ उसी को ढूंढ के करना है। हाउ टू आंसर सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस, ठीक है, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। रीड द सेंटेंस केयरफुली, सबसे पहली बात यह है कि आपने सेंटेंस को बड़े गौर से बड़ी तवज्जो से रीड करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, पहले आपने वर्ड्स के बगैर ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये क्या कहा जा रहा है, इसमें बात क्या होगी। ठीक है, अगर आपको बात समझ आ जाएगी तो फिर आप अप्रोप्रिएट वर्ड को इजीली सिलेक्ट कर सकेंगे, चूज कर सकेंगे। ठीक है, और कंसीडर द ब्लैंक और ब्लैंक्स विद रिलेशन टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। पहले आपने मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपने ब्लैंक्स ब्लैंक्स हो या ब्लैंक हो, सिंगल वर्ड हो या डबल, तो आपने फिर उसके रेलेवेंट वहां पे लगा लेना है। इज द नेगेटिव कॉनोटेशन कॉल्ड फॉर अ पॉजिटिव वन, इफ देयर आर टू ब्लैंक्स शुड द पे बी कंपैरेटिव कंट्रास्टिंग या कम्प्लीमेंट्री। अब आपने अगर टू ब्लैंक्स दी गई हैं तो आपने ये देखना है कि हमने नेगेटिव कॉनोट, पहले तो आपने वर्ड चूज करने के लिए सोचना है कि ये नेगेटिव बात है या पॉजिटिव बात है। फिर अगर नेगेटिव है तो फिर आपने नेगेटिव वर्ड चूज करके लगाना है। जैसे फेम होती है और फिर साथ में नोटोरियस, और नोटोरियस भी कहते हैं ना इसी को चमकने वाले को और जो है बदनाम को। अब ठीक है, एक पॉपुलर है एक नोटोरियस है, तो नोटोरियस भी वर्ड वो भी होता है कि आप जो है ना बदनामी के तौर पे बड़े पॉपुलर हैं, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव कोनोटेशन है। और आपने फेम या पॉपुलर या सेलिब्रिटी, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन होती है, ठीक है, आपने पॉजिटिव वर्ड चूज करके लगाना है या नेगेटिव, आपने ये सेंटेंस के मीनिंग को समझने के बाद डिसाइड करना है। ठीक हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात? जी, बात समझ रहे हैं? जी सर, समझ रहे हैं। चले ठीक है, मैं ये चेक करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। ये अभी इस बच्ची ने पूछा है, अरीशा ने, कि
आप क्या बता रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए बता दूं कि हम आज सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ रहे हैं। सेंटेंस कंप्लीशन एनालॉजी, सॉरी, वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट होगा, और ये सबसे बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है। इसमें से ऑलमोस्ट 15 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे आउट ऑफ 35। ठीक है, 35 में से 15 इसमें से आ जाएंगे, तो पीछे 20 रह गए, और 20 में आपके 6-7 जो है ना वो टॉपिक्स हैं। उसमें एनालॉजी भी होता है, उसमें सिनोनिम्स भी होते हैं, और एंटोनिम भी होते हैं, और सारी इन चीज़ों को मिला के 20 एमसीक्यूज बनेंगे। और सेंटेंस कंप्लीशन के जो है वो अकेले के 15 एमसीक्यूज हैं। अब सेंटेंस कंप्लीशन में होता ये है कि एक सेंटेंस दिया गया होता है, और उसमें एक या दो ब्लैंक स्पेसिस होती हैं। उन ब्लैंक स्पेसिस में आपने अप्रोप्रिएट वर्ड नीचे से चूज करके फिल करना होता है। वो वर्ड आपने ग्रामर के हिसाब से यूज या तो चूज करना होता है, या वोकैबुलरी के हिसाब से यूज करना होता है, या आपने करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से चूज करना होता है। आपको जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं, जब आप उसको रीड करते हैं केयरफुली, तो आपको ये पता चल जाता है कि मैंने वोकैबुलरी चूज करनी है, मैंने वर्ब यूज करना है, मैंने क्या यूज करना है, ग्रामर यूज करनी है, या मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को करेक्ट करना है। ये बात आपको जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाएगी। तो इन तीनों टाइप्स में से ही क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछे जाएंगे। इसकी मदद से वो आपको आपकी मेमोरी को भी टेस्ट करता है, आपकी ग्रामर को भी टेस्ट करता है, और आपकी वोकैबुलरी को भी टेस्ट करता है। ठीक है, समझ आ गई? जिसने अभी ज्वाइन किया ठीक हो गया, ठीक है। अब ये हम पढ़ रहे थे, तो ये मैं बता रहा था कि हमने आंसर कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। पहले तो आपने रीडफुली केयर कर लेना है उसका, रीडफुली केयरफुली रीड कर लेना, और फिर आपने उसको समझने की कोशिश करने के बाद जब आपको मीनिंग समझ आ जाएगा, तो फिर मीनिंग समझने के बाद आपने ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, इसके मीनिंग्स पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। नीचे फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स दोनों दिए गए होंगे, तो आपने फिर उसकी मदद से ये फैसला करना है कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव में से कौन सा वर्ड यूज करना होता है। बाज औकात हमारे पास एक ही वर्ड होता है, तो वो पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है, और लेकिन उसकी उर्दू मीनिंग सेम होते हैं। और नेगेटिव में भी इस्तेमाल होने वाला वर्ड अलग से होता है, और उसका भी उर्दू मीनिंग जो है ना वो पहले के साथ सिमिलर होता है। पॉपुलर होना, मशहूर होना, इसी तरह से और भी कोई अगर एग्जांपल आपको याद है तो मुझे बता देंगे, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। है किसी के जहन में? प्रोपेगंडा का पता है ना आपको? प्रोपेगंडा क्या होता है? मैसेज करने की बजाय बोल दिया करें। प्रोपेगेंडा हम किसी भी चीज की तशहीर करने के लिए उसको जो है ना प्रोपागेट करते हैं। प्रोपागेट होता है आपने बार बार उस बात का तज़किरा करना है, उसको फैलाना है। ठीक है, प्रोपेगेंडा अब नेगेटिव वर्ड है, हम कहते हैं ना ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि प्रोपेगेंडा क्या होता है कि किसी चीज की मशहूरी करना। बाज औकात ये पॉजिटिव मीनिंग में आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये नेगेटिव कॉनोटेशन में ही समझा जाता है। इफ देयर आर टू ब्लैंक्स शुड, अब आपने ये देखना है कि अगर तो दो खाली जगह है, तो फिर आपने या तो ये तो नहीं है मसला कि पेयर करना है उसमें यूज, या कंपैरेटिव यूज करना है, या कंट्रास्ट यूज करना है, या कंप्लीमेंट्री यूज करना है। इन चीजों को भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर कौन सा वर्ड का चूज करना है, हम किसी का कंट्रास्ट बयान कर रहे हैं तो कौन सा चूज करना है, हम किसी के साथ पे। अब इधर आर और नदर नार जो होता है, उसमें आपने आप में से कुछ लोग इसको इधर बोलते होंगे, कुछ इधर बोलते होंगे, तो उस जो भी मैं बोलूंगा तो उसको आपने अपने मुताबिक अंडरस्टैंड कर लेना है। तो इधर और जो है उसके साथ और लाजमी आता है, और फिर जो है ना नीदर के साथ जो है ना नॉर लाजमी आता है, या नादर के साथ नॉर लाजमी आता है। इस तरह के भी जो होंगे ना, तो अगर वो सामने एंड पे कोई चीज मिस हुई होगी तो आपने वो लगानी ही लगानी है। ठीक है, इसको हम कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और कंट्रास्टिंग में आपने देख लेना है कि कंट्रास्ट क्या होता है, आपको पता है। इस तरह, और कंपैरेटिव में भी आपको पता है कि किसी दो चीज में कंपैरिजन है, तो फिर आपने वर्ड वैसा चूज करना है। आर यू लुकिंग फॉर अ टर्म दैट बेस्ट डिफाइंस द फ्रेज इन द सेंटेंस? ठीक है, आपने फिर ऐसी टर्म जो है ना ढूंढ लेनी है जो सेंटेंस को जो है ना कंप्लीट कर दे। ठीक है, eliminate those answer choices that do not meet the criteria you established in the step 2।
अब जब आपने मीनिंग समझ लिया, आपने बस ये देख लिया कि नेगेटिव वर्ड लगाना है या पॉजिटिव वर्ड लगाना है या कंप्लीमेंट्री वर्ड लगाना है या कंट्रास्टिंग लगाना है या कंपैरेटिव लगाना है, उसके बाद आपने उन चॉइसेस को जो है ना इग्नोर कर देना है, वहां से एलिमिनेट कर देना है जो आपने स्टेप 2 से अंडरस्टैंड किया कि ये तो आ ही नहीं सकती। फिर उसके बाद जो आपके ऑप्शन बचेंगे या तो वो दो बच जाएंगे या फिर एक ही बचेगा जो आंसर होगा। रीड द सेंटेंस टू योरसेल्फ ट्राइंग आउट ईच ऑफ द रिमेनिंग चॉइसेस वन बाय वन। अब दो चॉइसेस आपके पास या तीन रह जाएंगी, अगर एक आपने लिमिटेड कर लिया तो फिर तीन रह जाएंगी, दो कर ली हैं तो दो। फिर उनको लगा के चेक करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर इसको मैं लगा के देखूं तो फिर कैसा सेंटेंस बनेगा। ठीक है। Which choice is the most exact, appropriate or likely considering the information given in the sentence? ये बात आपने जज करनी है पढ़ने के बाद। Which of the choice does the best job of completing the sentence? आपस एंड पे आपने इस बात को कंसीडर करना है कि कौन सा जब वर्ड है वो जो है बेस्ट अप्रोप्रिएट है और कंप्लीट करता है सेंटेंस को। आप फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन यू फाइंड इजी। पहले आपने इसमें से इजीली जो सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेना है, और फिर इफ यू हैव ट्रबल विद द क्वेश्चन लीव इट एंड गो बैक टू इट लेटर। ठीक है, लेटर आपने बाद में उसको जो है ना सॉल्व करना है जो आपको मुश्किल लगे हूं या आपसे एक दफा रह गए हूं, टाइम नहीं लगाना इस पे, वेस्ट ही करना। इफ अ फ्रेश लुक डज नॉट हेल्प यू टू कम अप विद द श्योर आंसर मेक एन एडुकेटेड गेस। ठीक है, अब अगर आप जो है ना वो आंसर नहीं कर सके तो फिर आपने एक सोचा समझा सा जो है ना वो गेस करना है कि ये हो सकता है। अब नीचे है एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेटरी आंसर्स। ये एग्जांपल्स हैं, इसमें ये टेस्ट भी मेरा तकरीबन मैंने आप लोगों के लिए बना लिया हुआ है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये पहले एग्जांपल्स हम आज देखते हैं कि एग्जांपल 1 है माय फादर डैश मी दैट आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। ठीक है, अब ये आप इसको अंडरस्टैंड करना है नीचे कि इसमें असल क्या पूछा गया है। इसमें कोई क्वेश्चन में आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप इसमें बताएं कि इसमें क्या पूछा गया है। ये आपको समझ आया कि ये वोकैबुलरी पूछी गई है या ग्रामर पूछी गई है या सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा गया है? हेलो, आवाज आ रही है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा गया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ठीक है उसका। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं? जी ग्रामर पूछी गई है, ठीक है ग्रामर पूछी गई है। और आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी रिवाइज करना है, आपने पैसिव और एक्टिव को भी रिवाइज करना है, या मैंने करवाने हैं वो मुझे बता दें। आप लोगों ने अभी हाल में किए हुए हैं? नहीं सर, हाल में नहीं किए। कब किए थे? एफएससी या एफए या इसमें नहीं होते? सर 9th-10th में किए थे तब थे। अच्छा, सही हो गया। चले हम इसको देख लेंगे, आज एग्जांपल्स देखते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए मुझे मुझे था कि आप लोगों ने ग्रामर पढ़ी हुई है इसमें, तो वरना मैं पहले वो लेक्चर आप लोगों को देता ग्रामर का। तो ये इसमें एक्टिव वॉइस और वो सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नोटेशन की बात है। इसलिए जो है ना जब हम बात कर रहे होते हैं ना किसी चीज को बताने की, आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, कि मैंने पहले बता दिया होता, ठीक है, तो फिर ये क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन जब होती है उसमें फिर हमने सेड या आस्क या टेल लगा ही नहीं सकते, उसकी रीजन ही होती है, वो रीजन तो मैंने आपको ग्रामर में फिर बता दूंगा। द करेक्ट आंसर इज बी, द सेंटेंस इज द इनडायरेक्ट नरेशन, सो सेड कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, सेड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नहीं है। जो फादर जो है वो हमें हमारे साथ डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, बल्कि हमें वो बंदा खुद बता रहा है कि उसके फादर ने उसे कहा। ठीक है, और वो कहा के लिए टोल्ड लगा सकता है, सेड नहीं लगा सकता। सेड हम कब लगाते हैं? डायरेक्ट नरेशन में लगाते हैं। और आस्क्ड मी तो आस्क तो आ ही नहीं सकता, क्यों आस्क क्यों नहीं आ सकता?
क्योंकि ये इफ और व्हाट के लिए आता है, ठीक है। इफ और व्हाट क्वेश्चंस के लिए आस्क कब यूज होता है? इफ और व्हाट क्वेश्चन। क्वेश्चंस के बाद। क्वेश्चन, हम जब क्वेश्चन करते हैं तो फिर हम आस्क का वर्ड यूज करते हैं, आई आस्क्ड हिम, या ठीक है। आपको पता है ना, जब हम आस्क का वर्ड यूज कर रहे होते हैं वोकैबुलरी में भी, तो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये इसलिए रिजेक्ट हो गया कि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, ये डायरेक्ट नरेशन में इस्तेमाल होता है सर, और टोल्ड इस्तेमाल हो जाएगा बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट नरेशन। और टेल इसलिए नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि ये फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म है, तो टेल फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पूरी फिर एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि उसके रूल्स क्या है। ही वॉज ऑल ऑफ द वैल्यूएबल पोजेशन, इसको बगैर बगैर यहाँ पे कुछ फिल किए समझने की कोशिश करें कि एग्जाम्पल नंबर 2 से हमें क्या मीनिंग समझ आ रहा है, मुझे को बताए। डॉक्टर के पास जाना तो मैं कब से रसों का इंतजार कर रही हूँ। हेलो, आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। तो मैंने ये पूछा है कि एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, इसमें से हमें क्या समझ आ रही है बगैर कोई वर्ड लगाए? किसी को समझ आ रही है? नो। नहीं आ रही, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिखा देता हूं मैं, आप देखें। इसमें थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि जो है ना एक स्क्रीन पे आ जाए। अच्छा, इसमें आप ना ऐसा करें, रॉब लगा के देखें। रॉबरी का पता है आपको? रॉबरी, रॉब का मतलब पता है, मीनिंग? जी सर। अच्छा, ठीक है। स्टोलन का? सर पता है। और पिंच करने का? पता है। और इस्टेब्लिश का? सर पता है। पता है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब बात होती है, अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि रोब का भी इस्तेमाल होता है, स्टोलन का भी इस्तेमाल होता है, पिंच का भी इस्तेमाल। पिंच का तो वैसे यहाँ पे रिलेशन नहीं, और इस्टेब्लिश्ड का भी रिलेशन नहीं है इन दिस सेंस, क्योंकि ही वाज इस्टेब्लिश ऑफ द ऑल वैल्यूएबल पोजेशन बिल्कुल ही गलत है। और पिंच का भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता। अब स्टोलन और रोब में से आपने डिसाइड करना है कि विच इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट ऑप्शन। He was stolen of all the valuable possessions. Stolen ठीक हो सकता है? नहीं सर। क्यों नहीं सही हो सकता? नो। सर देखिए पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है ना, ही वॉज, नहीं, और ये ईडी जब रोब। रॉब भी तो पास्ट में ही है। नहीं। नहीं सर, जो रोब्ड है वो सेकंड फॉर्म है, तो वॉज के बाद सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जो नो स्टोलन है वो नो थर्ड नो नो फॉर्म नो, है। यहाँ पे वाज के बाद कब सेकंड फॉर्म आएगी? बच्चों आपके तो वो टेंसेस सारे ही गलत हैं, क्या कर रहे हैं? टेंसेस नहीं आते। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या इस्तेमाल होता है? ये एक्टिव तो है ही नहीं। अगर एक्टिव होता तो वाज सर के ये बाद, पैसिव वॉइस है। हाँ तो एक्टिव के, अगर एक्टिव होता तो वाज के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आनी थी। अल्लाह के बंदो यस थोड़ा सा सर। गौर करो, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पैसिव। और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, और रॉब्ड भी थर्ड फॉर्म है, और स्टोलन भी थर्ड फॉर्म है। ये तो इसका रीजन ही नहीं है। यहाँ पे तो उसने ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं की हुई, उसने चारों में ही आपको करेक्ट फॉर्म दी हुई है, थर्ड। ठीक है, तो आप ये तो आप कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे ये लगना था। बल्कि यहाँ पे अब आपने जब ये देखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से सारे जो ऑप्शन उसने ठीक दिए हुए हैं, थर्ड फॉर्म ही दी हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट फॉर्म दे दी। अब आपने डिसाइड करना है वोकेबलरी के हिसाब से, ठीक है। कैसे पता चलता है कि आप वोकेबलरी देखनी है? एक तो आप लोग सो जाते हो, नहीं पता चला। सर फॉर्म है वो सेम है ना, और वो सेंटेंस के। जी,
तो आप देखें जब हम स्टोलन की बात करते होते हैं, स्टोलन हमेशा गुड्स के लिए आता है, चीजें हमेशा चोरी होती हैं, ठीक है। क्या जी होता सर। है, चीज हमेशा चीजें चोरी होती हैं, ये नीचे उसकी फिर लिखी है, डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। द करेक्ट आंसर इज ए, स्टोलन कैन नॉट बी यूज बिकॉज अ मैन कैन नॉट बी स्टोलन, ओनली गुड्स कैन बी स्टोलन। सिमिलरली पिंच हैज नो सेंस ऑफ डिप्राइव्ड, ठीक है, पिंच का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। स्टोलन हमेशा हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, चीजों के लिए, और रॉबरी हम जो है ना बंदों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि उसको डाका पड़ा या उसको डाकू पड़े, या जो जैसे भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी। तो लेकिन उसको उसको चोरी हो गई कुछ, तो ये तो नहीं है। तो वो अपनी तमाम चीजों से जो है ना, वैल्यूएबल चीजों से महरूम हुआ है थ्रो रॉबरी, रॉब्ड होगी, उसकी चोरी वो चोरी नहीं हुई बल्कि वो महरूम कर दिया गया एक्सीडेंटली, ठीक है। गुड्स हमेशा, अगर मैन का जिक्र ना होता, किसी गुड्स का जिक्र होता, किसी चीज का जिक्र होता, फिर हम स्टोलन को भी लगा सकते थे। तो ये इसका इस्तेमाल होता है। वोकैब्ररी का करेक्ट यूज कैसे करना है, वोकैब्ररी के हिसाब से आप लोगों को फिर मैं तकरीबन 100 एमसीक्यूज भेजूंगा, और आप लोगों को उससे जो अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कैसे यूज होता है और कब यूज होता है। कोई मसला तो नहीं है? नो। अच्छा। नो सर। Those who feel that war is stupid and unnecessary think that to die on the battlefield is, ठीक है। अब आपने इसको समझना है, ये तो बड़ा इजीली समझ आ गया। Those who feel that war is a stupid and unnecessary thing that to die on the battlefield is, जो वो लोग जो समझते हैं कि जंग जो है वो एक फजूल और गैर जरूरी चीज है, तो उनके नजदीक जंग के मैदान में मरना कैसा होगा, कर्जियस होगा। यूज यूजलेस। हाँ ठीक है, चार्ली ऑप्शन होगा। ये नहीं क्यों? क्यों सर, आपने नहीं? सवाल किया कि जंग में जो लोग समझते हैं कि जंग में लड़ना स्टूपिड है, तो वो उनके नजदीक जंग में लड़ना करेजियस तो नहीं होगा, बेवकूफी हाँ, होगी। हाँ तो यूजलेस विल बी द करेक्ट आंसर है। ये इलीगल तो नहीं है, इलीगल वाली उसने बात कोई नहीं की, वो समझते हैं कि ये फजूल चीज है, फजूल। अब मैं कुछ लॉज को भी हम फजूल कह सकते हैं कि ये बिल्कुल फजूल लॉ है, तो जंग को इलीगल नहीं कहा जा सकता, और फिर कर्जियस भी नहीं कहा जा सकता, और प्रिटेनिश भी नहीं कहा जा सकता। तो फिर आप ऑप्शन इस यहाँ से ये बदलता है कि वो समझते हैं कि अगर हम बैटलफील्ड में मारे गए तो ये हमारी जिंदगी जो है ना वो जाया हो जाएगी, बेकार जाएगी, तो यूजलेस थिंग है, ठीक है। उनके नजदीक ये यूजलेस होगी, ठीक है। और इसको आप पढ़ लें, द कीज टू द आंसर इज द एटीट्यूड एक्सप्रेस दैट वॉर इज स्टूपिड एंड अननेसेसरी, those who are antagonistic toward war would consider a battlefield death to be useless। जो जंग के खिलाफ होते हैं वो अपनी जंग में जान देना यूजलेस समझते हैं, वो कहते हैं कि ये बेकार और जाया हो गई है, ठीक है। while it is true that giving one's life in the field of battle is courteous, लेकिन ये ट्रू होता है कि किसी कोई अगर जंग में चला जाए तो वो अपनी जान देता है, तो हमारे यहाँ तो उसको शहीद कहा जाता है, तो वो तो बहादुरी का काम है, courteous है। दैट इज नॉट द आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की, हमने सिर्फ उनके एटीट्यूड की बात की है जो कहते हैं वॉर अननेसेसरी है। अब देखिए जो होता है ना प्रिटेंशियस मीनिंग अफेक्टिवली ग्रैंड, और जो है ना हाईली जो है ना बड़ी कोई चीज होती है ना, प्रिटेंशियस वो कहते हैं जिसको बहुत बड़ा बना के हम पेश करते हैं ना कि ये बड़ी बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बहादुरी की चीज है या बहुत भारी चीज है, तो उसके लिए हम प्रिटेंशियस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर स्टूपिड, तो इसको पहले ही नहीं मान रहे, तो फिर वो ऑप्शन भी नहीं होगा, और चॉइस डी डज नॉट मेक सेंस इन रिलेशन, ये इलीगल वाला तो फिर रिलेशन ही नहीं बनता, ठीक है। इफ यू हेयर द ब्लैंक ऑफ अ गन डोंट वरी इट्स ओनली माई कार बैक फायरिंग, ठीक है। ठीक है, अगर गन की क्या होती है, अब देखिए गन गन का बर्स्ट होता है, या गन की रिपोर्ट होती है, या रिटोर्ट होती है, या फ्लैश होती है। रिपोर्ट। क्या होता है रिपोर्ट का, क्या मतलब होता है? बस्ट होते सर।
अब देखिए यहाँ पे बात बड़ी समझने वाली है, बहुत सोच के, कि गन का बर्स्ट होता है, आपको पता है आमतौर पे कौन सी गन का बर्स्ट होता है? कौन सी गन का होता है जो जंग में यूज होती है, ठीक है, उसका बर्स्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आगे उसने क्या कहा है, डोंट वरी इट्स ओनली माई कार बैक फायरिंग। परेशान नहीं होना, ये मेरी कार बैक फायरिंग है। कार क्या, जो कार की गन है ना, वो बर्स्ट नहीं करती, ठीक है, वो फटती नहीं है, बल्कि वो रिपोर्ट करती है, ठीक है। रिपोर्ट विल बी द राइट आंसर। द साउंड, रिपोर्ट किसको कहते हैं? द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन वेदर फ्रॉम अ गन ऑफ अ कार। ये या तो ये गन ऑफ अ कार में से हो सकती है, या किसी किस्म की भी गन से जो साउंड ऑफ एक्सप्लोजन प्रोड्यूस होता है, उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। बर्स्ट होता है फटना, तो गन फटती नहीं है, ठीक है, गन फटने की आवाज नहीं देती, गन चलने की आवाज देती है। तो ये इस तरह से साउंड ऑफ एक्सप्लोजन जो होता है ना, उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं, बर्स्टिंग नहीं बोलते। और जब वो कार की बात कर रहा है तो डेफिनेटली रिपोर्टिंग विल बी द राइट ऑप्शन, बिकॉज जब कार की गन में से जो है ना बर्स्टिंग हो रही, वो सॉरी एक्सप्लोजन की आवाज आ रही है, तो वो रिपोर्टिंग होगी। ओके, अब देखें एग्जाम्पल नंबर 5 है, he demanded blank obedience from us and was always telling us we must be blank subjects। अब देखिए टोटल, ही डिमांडेड टोटल ओबीडियंस, टोटल का भी बन सकता है फ्रॉम अस, एंड ही वाज ऑलवेज टेलिंग अस वी मस्ट बी फुलिश सब्जेक्ट्स, ठीक है, फुलिश बेवकूफ बोलते हैं, आपको पता है। अब देखें, ही डिमांडेड पार्शियल ओबीडियंस फ्रॉम अस, वो हमसे कुछ ओबीडियंस मांग रहा है, और वो चाहता है कि वी मस्ट बी सब्जेक्ट्स, ठीक है, या वो फॉर्मल ओबीडियंस मांग रहा है और रिगोरस सब्जेक्ट्स हम कह रहा है, और या कंप्लीट या कंप्लायंट्स, ठीक है। अब गौर करना है आपने वर्ड्स पे, ये सेंटेंस को आपने गौर से समझना है कि जब वो बात कर रहा है ओबीडियंस की, तो फिर ओबीडियंस के बाद कौन सा वर्ड आएगा? हमेशा पॉजिटिव वर्ड आएगा, ठीक है। कौन सा वर्ड आएगा? बात मानना क्या होता है? पॉजिटिव चीज है, सर ठीक है। अब हमेशा ये देखना है कि उसके बाद आपने पॉजिटिव वर्ड यूज करना है। अब फुलिश भी पॉजिटिव नहीं है, क्रिंगिंग भी पॉजिटिव नहीं है, रिगोरस भी पॉजिटिव वर्ड नहीं है। अब कंप्लायंट इज ओनली द पॉजिटिव वर्ड हेयर, ठीक है। आपने यहाँ पे सिर्फ कंप्लायंट को पॉजिटिव वर्ड के तौर पे देख सकते हैं, बाकी मीनिंग इनके इसके रेलेवेंट ही बनते हैं। लेकिन एक तो वो सारी दुनिया जो है ना, वो कंप्लीट ओबीडियंस मांगती है। टोटल ओबीडियंस के लिए टोटल का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, टोटल ओबीडियंस, कंप्लीट ओबीडियंस, ठीक है। और फिर उसके बाद जब फर्स्ट पॉजिटिव वर्ड है, तो फिर आपने नेक्स्ट वर्ड भी पॉजिटिव ही लेना है, तो आंसर विल बी द डेल्टा कंप्लायंट, ठीक है। और बाकी जिसके भी आपको मीनिंग्स नहीं आते तो गूगल कर लिया करें, समझ लिया करें, उसको जो है ना अपने पास सेव कर लिया करें वोकैबुलरी में। वी आर, एग्जाम्पल नंबर 6 है, वी आर डैश going to have to face the reality that the resources of earth are, we are finally going to have to face the reality that the resources of earth are worthless। resources of earth worthless हो सकते हैं? नहीं सर। और फिर we are gradually going to have to face the reality that, gradually हम इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं, gradually जो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलता जा रहा है। सर। तो ये बात ठीक हो सकती थी अगर लिमिटलेस का वर्ड ना होता। रिसोर्सेज ऑफ अर्थ लिमिटलेस नहीं है, लिमिटेड है जी, ठीक है। अब इवेंचुअली हमें इवेंट्स के ग्रेजुअली और इवेंचुअली एक ही चीज होती है, ठीक है। अब इसमें उसने फिनाइट कह दिया, ठीक है, इनफिनिट नहीं कहा उसने, फिनिट की फिनिटी लगा दिया, इन्फिनिटी नहीं लगाई कि हमें पता ही नहीं है। फिनिटी ये होता है लिमिटेड चीज, तो ये फिर आप ऑप्शन हमारे लिए। या वी आर क्विकली गोइंग टू हैव द फेज द अर्थ आर अनअवेलेबल, अर्थ रिसोर्सेज अनअवेलेबल तो नहीं है अभी तक, रिसोर्सेज क्या है? अवेलेबल है। अवेलेबल है। तो क्विकली भी हमें अगर पता चले तो फिर भी ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हमने अब दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। इवेंचुअली पता चले हमें, या ग्रेजुअली से पता चले, या फाइनली पता चले, ये सारे ऑप्शन आ सकते थे ए में, लेकिन वर्थलेस
लिमिटलेस, अनअवेलेबल, ये ऑप्शन नहीं आ सकते थे। ठीक है, इस वजह से हमने चार्ली ऑप्शन चूज किया। समझ आइए आपको? आपने राइट ऑप्शन एक से ज्यादा मिल सकते हैं आपको, आपने बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं इस मीटिंग के, तो इसमें हम ये वन रीयूनियन वाज कंप्लीटली blank, who would have guessed we would have booked the same flight. One reunion was completely illogical. We who had have guessed we had have का आपको यूज पता है कब इस्तेमाल होता है? who had have, ठीक है, समझ, आपको पता है had have कब इस्तेमाल होता है इकट्ठा? पास्ट में सर। जी, पास्ट में। जब आपके पास पास्ट में कोई चीज पोजेशन होती है ना, आपकी पास्ट में कोई पोजेशन होती है, आपने उसमें एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया होता है और साथ में पोजेशन शो करनी होती है, तो फिर आप हैड हैव का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हैड एज ए जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैव एज ए जो है वर्ब लगाते हैं। ठीक हो गया? अब देखें, इसमें हमारे पास एक है वन रियूनियन वाज कंप्लीटली इलॉजिकल, हु had have guessed we would have booked the same flight। ठीक है, ये इलॉजिकल बात तो नहीं हो सकती। मुमकिन है जब आपने रीयूनियन करनी हो, जब आपने रीयूनियन करनी होती है, तो मुमकिन है आप जो है ना एक ही फ्लाइट लेके आ सकते हैं, इलॉजिकल बात तो नहीं है। अगर आपने क्लास की रीयूनियन करनी है या स्कूल की रीयूनियन करनी है, तो इसमें ये इलॉजिकल बात तो नहीं है कि आप सेम फ्लाइट ले लें। अगर मैं अगली जो अगले एक मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ, ये खत्म होने वाला है, उसको ज्वाइन करें फिर।